हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजे लाइफलाइन क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंधन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं ने हमने पढ़ ली थी, दैनिक जीवन में उनका उपयोग पढ़ लिया था। आज हम अपने नेक्स्ट सेशन में शुरुआत करते हैं प्रकाश के कांच के स्लैब पर अपवर्तन, यानी कि कांच के स्लैब पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इनको। उसके पहले निवेदन समझते हैं। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर देख करके रखें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज पड़े हैं, पार्ट वाइज क्रम से पड़े हैं, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियो का पूरा निष्कर्ष देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। और हमें क्या पढ़ना है भाई? कांच के स्लैब पर प्रकाश का अपवर्तन। कांच के स्लैब पर प्रकाश का अपवर्तन। कांच के स्लैब पर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। बड़े सहज भाव में पढ़ते हैं हम इनको, और ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखना और कोशिश है। चलिए देखिएगा, कांच का स्लैब की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि यहीं से हम अपवर्तनांक को भी समझ लेंगे। कांच के स्लैब को ध्यान से समझना। ये कोई कांच का टुकड़ा है, क्या है भैया? ये कोई कांच का टुकड़ा है एक ना। हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि जब हम बिरल से चलेंगे, बिरल से सघन, जब बिरल से सघन चलोगे भैया तो क्या होगा? पास। और जब सघन से विरल चलोगे तो ये तो पता है दूर जाएंगे, और किसके पास और दूर? तो अभिलंब के। यहां से ये हमें आज खूब जानकारी है। तो देखना, ये सतह बन गई, तो ये क्या है भैया? वायु है। और ये क्या है? कांच है। तो ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल। और ये कौन सा हो गया भैया? सघन ना। ये भी क्या है? कांच है, पूरा कांच का। और ये माध्यम क्या है? ऐसा सघन। फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे फिर माध्यम क्या हो जाएगा? विरल। और कैसा हो जाएगा? वायु, मतलब विरल माध्यम। तो यहां से ही इनको समझ लिया आपने, यहां तक देखा। देखो, बड़े सहज भाव से समझना, बस वही दोनों नियम लागू कर दो, और जैसे जैसे आप क्या करोगे, बनाओगे, वही वही बस लिख देना है। जैसे जैसे हम इसको छाप रहे हैं वैसे वैसे आप लिख दीजिएगा। इसकी परिभाषा, इनके विवरण, इनके प्रक्षेपण सब पूरे हो जाएंगे। कुछ अलग से कुछ करना नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो आपको पता है वही यहाँ पर लिख दीजिए, मामला फिट हो जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है भैया? हमेशा एक चीज जानते हो ना, हमेशा प्रकाश की एक गुण है, यहाँ पे लिख लेना। प्रकाश का जो गुण है भैया, तो एक गुण हमेशा याद रखना, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करती है या गमन करती है? गति करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में क्या करता है भाई? गति करता है। तो जब प्रकाश सदैव सीधी रेखा में करेगा तब तक गति करेगा जब तक इसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता है। यहां से इसको नोट रखना, आपसे इस नेचर को हमेशा याद रखना कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, और तब तक करेगा, कब तक? यानी कि जब तक इस मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता। जैसे मानो, सपोज दैट बात कर लेते हैं हम, कि हम आप मान लीजिए, जैसे ये हम साइकिल बना रहे हैं भैया, यहाँ पे कोई इंसान बैठा है ना, और ये दोनों हाथ से हैंडल को पकड़ के रखा है, और दोनों हाथ से हैंडल को पकड़ के रख रहा है, और आप इसे, आपका रास्ता यही सीधे है।
आप चले जा रहे हो। अब जैसे आप चले तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक इंसान आके खड़ा हो गया रास्ता में, आपके सामने रास्ते में खड़े हो गया। अब आप जा रहे हो सीधे, अब इसके बगल से, अब आपको यहाँ से इस रास्ते से जाने के लिए इजाजत ही नहीं, ये पूरा यहीं पे खड़ा है। तो पता चला कि आपको बगल से रास्ता ऐसे बना हुआ है, फिर आप, तो आप क्या करते हो, अपनी साइकिल को यहाँ से ले जाके यहाँ पे जाते हो, फिर आके फिर इसी रास्ते पे हो जाते हो। तो वैसे प्रकाश भी गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलेगा। इसके मार्ग में जब कोई अवरोधक आता है तब वहीं से ये अपने मार्ग को क्या आता है, बदल लेता है। तो आप भी अपने मार्ग को बदल, अच्छा पता चला ये पूरी की पूरी रोड ही गड़बड़ है, आगे पूरी रोड क्या है भैया, गड़बड़ है। जैसे बोर्ड लगा दिया जाता है ना, आगे से मार्ग परिवर्तित है रोड पर। तो अब क्या करते हो आप, अपने अपने जैसे यहाँ तक गए, यहाँ से रोड का मार्ग परिवर्तित है, तो हो सकता है कि ये रास्ता इधर से गया, तब आप अपनी साइकिल को घुमा लेते हैं इधर से। तो वही काम कौन करता है, प्रकाश का प्रकाश भी करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करेगा, लेकिन तब वो सीधे मार्ग पर गमन नहीं करेगा जब उसके मार्ग में कोई अवरोधक आ जाएगा। तो यहां से इसे आप नोट करके रखें। आगे बात कर लेते हैं हम इसकी भाई, आगे हम बात करते हैं। अब स्लैब को समझना ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो प्रकाश चली भैया सीधी रेखा में, प्रकाश किस रेखा में चली आई, सीधी रेखा में चल के आई। और जैसे ही ये वायु विरल माध्यम से कांच की सतह पे कहां पे प्रवेश कर रही भैया, जैसे ही ये प्रकाश इस माध्यम में प्रवेश करेगी कांच, तो कांच कैसा माध्यम है, सघन। तो आप जरा देखो इसको बिल्कुल, ये इसका वास्तविक जो नेचर है, यहाँ से थोड़ा सा देखो, ये प्रकाश सीधे, इसको सीधे इस प्रकाश को ऐसे, ये यहाँ से होते हुए ऐसे बिल्कुल ऐसे इसको निकल जानी चाहिए। इस प्रकाश की ये लाइनिंग है, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं ताकि आप समझ लें। हम फिर लिख देंगे ये माध्यम, देख रहे हैं, ये प्रकाश को सीधे ऐसे जाना था, लेकिन जैसे ही ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो नियम जानते हैं ना, विरल से सघन में जाओगे तो किसके पास होकर आओगे भाई, अभिलंब के पास होते हुए आप आओगे। किसके पास होते हुए आओगे, अभिलंब के पास से। और जब ही अभिलंब के पास आए आप, तो जरा देखो यहाँ पर भी वही घटना होगी। कौन सी घटना, ये अभिलंब, अभी तो ये कांच है और कांच कैसा माध्यम है, सघन। तो अब फिर एक घटना घटी कि जैसे ही आप किस माध्यम से भैया, सघन माध्यम से, ये है वायु, क्या है, वायु। तो कहोगे सर वायु विरल माध्यम है। तो जैसे ही आप, अब देखो जरा, इसको ऐसे बिल्कुल निकल जाना चाहिए था ऐसे ना, लेकिन ये अभिलंब खींचा गया है। तो आप देखो दूसरी कंडीशन, सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से क्या होगा भैया, अभिलंब से दूर से निकल जाएगा। मतलब इसको जाना चाहिए था यहाँ, ये जो डॉटेड है मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये निकल कैसे गई, ये यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन हुआ और ये रेखा यहाँ से निकल के ये जा रही है, देख रहे हैं ना। तो ये हमारा था अभिलंब, पहली घटना हो गई। और इसका मूल रास्ता कौन सा है भाई, मूल रास्ता इसका ये है, यही इसका क्या है भैया, मूल रास्ता है। जाना था प्रकाश को इस रास्ते से, ये प्रकाश चली थी यहाँ पे सीधे, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था सीधे, लेकिन पहली स्थिति क्या हो गई, इसका माध्यम चेंज हो गया। पहले चली थी प्रकाश वायु में, फिर दूसरा माध्यम मिल गया, सघन कांच मिल गया, तो अपने मार्ग से विचलित होगी, अभिलंब के पास आएगी। फिर जैसे ही सघन माध्यम से विरल में जाएगी, अपने मार्ग से विचलित होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। तो आप अगर देखोगे तो ये जो अभिलंब बना है इसे क्या कहते हो, ये है आई ना। और ये क्या कोण, कौन सा कोण होगा भैया, यहाँ से ये आगे से थोड़ा सा अभिलंब को बड़ा कर दे तो ये बनेगा आर। और इसमें भी वही प्रक्रिया, ये हमारा भाई क्या है, तो ये खींचा गया है अभिलंब, क्या है भैया, अभिलंब। तो कहोगे सर यहाँ पे बनेगा कोण आई, आने वाली किरण है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा कौन सा भाई, तो आर बनेगा, अपवर्तन कोण, जिसे आप निर्गत कोण भी कहते हो, ठीक है। तो यहां से हम चित्र तो बना लिए, अब क्या नाम है, नाम दे दो। इसका नाम क्या होता है, आपतित किरण। क्या नाम है भैया,
आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण का नाम क्या हो गया, जैसे ये गई तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण ना, अपवर्तित अपवर्तित किरण। और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो निर्गत किरण। क्या भैया, निर्गत किरण। तो लिखोगे जब कोई प्रकाश किरण, अच्छा इसका नाम ए रख दो और इनका नाम बी रख दो, इनका नाम सी रख दो, इनका नाम डी रख सकते हो आप। तो लिखोगे भैया जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब जब प्रकाश किरण वायु से चल के कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब के पास आती है। पुनः जब कांच से चल के वायु में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर जाती है, तथा प्रकाश के वास्तविक बिंदु से लेकर प्रकाश के काल्पनिक बिंदु के बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी को देख रहे हैं ना, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हो भाई, अपवर्तनांक। मतलब यही कहलाता है क्या, अपवर्तनांक। क्या कहोगे भाई, अपवर्तनांक कहते हैं ना। तो यहां से हमें क्या करना है, नोट करके रखना है। तो आप इनकी परिभाषा लिख लेंगे कि बताना होगा, एक बार जरा गौर से सुनना। क्या लिखोगे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम यानी कि कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब से वो क्या होती है, अभिलंब के पास आती है। पुनः वही प्रकाश किरण कांच से यानी कि सघन माध्यम से चल करके विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। इस प्रकार की घटना को कांच के स्लैब पर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। और ये आई है, ये आर है, ये आई है और ये आर है। आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब निर्गत कोण या अपवर्तन कोण जिसे कहते हो, ये निर्गत किरण है। निर्गत किरण और वास्तविक किरण के बीच में जो गैपिंग आती है उसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक। उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये आपको ये समझ में आया है। हम इसे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप इसे अपने मन से लिखें। जब आप अपने मन से लिखेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा, कुछ है नहीं। क्या करोगे आप, एक बार कांच का स्लैब बनाओगे, जैसे जैसे छापोगे वैसे वैसे लिख लोगे। ये प्रकाश किरण चली भैया, ये प्रकाश किरण, अब इसको बिल्कुल कैसे निकल जाना है, ये प्रकाश किरण यहां से आ रही है तो इसका ये रास्ता बिल्कुल ऐसे सीधे है ना। लेकिन ये क्या है, वायु है, ये क्या है भैया, कांच है। तो अब आप सघन विरल जानते हैं, ये है विरल और ये हो जाएगा सघन। तो यहाँ पे खींचा जाता है अभिलंब, तो ये अभिलंब से क्या होगी, सघन विरल तो लिखा है। अब आपको पता हो जाना चाहिए, जब सघन में जाओगे भीड़ वाले इलाके से, फिर इसके बाद मतलब जब जहाँ पे भीड़ नहीं है उस इलाके से जाओगे भीड़ वाले इलाके में तो आपकी स्पीड धीमी हो जाएगी, मतलब अभिलंब के पास आएंगे आप। तो ये अभिलंब के पास होते हुए क्या होगी, ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी प्रकाश किरण। अब जैसे ही आगे गए आप, फिर आपका मार्ग बंद है। तो जब आपका मार्ग बंद है तो ये देखो, इसका वास्तविक नेचर क्या है कि ये रेखा ऐसे निकल जाएगी। तो आप इस पे खींचोगे फिर एक अभिलंब, क्योंकि माध्यम फिर चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आप अभिलंब खींचेंगे, जैसे ही क्या खींचेंगे भैया, अभिलंब, तो आपका माध्यम चेंज हुआ। तो जाना चाहिए था ये सघन माध्यम से विरल में जा रहा, तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर चला जाएगा, ये यहाँ से होते हुए निकल जाएगा। और इसका वास्तविक नेचर क्या है भैया, ये यहाँ से जाना है इसको, और ये जो इसका मूल रास्ता है, इसका ये मूल पथ, इसका मूल पथ ये है। प्रकाश किरण चली, आप चले, अगर रास्ता बंद ना होता तो आप ऐसे सीधे जाते, यहाँ आके पहुँचते, लेकिन रास्ता बंद था, पहली बार मुड़े, फिर दूसरी बार भी मुड़े। अगर दूसरी बार भी ना मुड़ते तो यहाँ आते, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण आप यहाँ पे पहुँचे। आपको जाना था यहाँ और आप पहुँचे कहाँ भैया, यहाँ पे पहुँचे। दो डाइवर्जिंग पाए आप, एक जगह पहले पॉइंट पे, दूसरी जगह दूसरे पॉइंट पे आप डाइवर्जिंग मिला। क्यों मिला, क्योंकि एक बार वायु से सघन में गए, फिर सघन से फिर विरल में जा रहे हैं, इसलिए। तो आप इसे लिख लीजिएगा। और नाम सब जानते हैं, हमने इनके बारे में आपको बता दिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं अपवर्तनांक के बारे में ना। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और इसकी सभी कहानी आप लिखें स्वयं, ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ है नहीं, क्या लिखोगे, आपतित किरण
विरल माध्यम से जब सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। पुनः पुनः गौर से सुनना, पुनः वही प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो भी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को कांच के स्लैब पर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई जो है वो है आपतन कोण, आर जो है वो है निर्गत कोण या अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं, तो यहां से इसे आप लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे की बात करें हम किस पे भैया, अपवर्तनांक पे। क्या है अपवर्तनांक, जो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इस पे बड़ी चर्चाएं बहुत सहज भाषा में समझाएंगे, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। अपवर्तनांक क्या है, क्या है भाई अपवर्तनांक, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है अपवर्तनांक। क्या है भैया, बहुत सिंपल है। क्या अपवर्तनांक, बात कर लेते हैं हम अपवर्तनांक की। तो चलो देखो क्या है अपवर्तनांक, क्यों इतना जटिल लगता है अपवर्तनांक, तो आपके मन का वहम है, जटिल नहीं है। एक सॉफ्ट परिभाषा बताते हैं, बिल्कुल सरल, एकदम सहज परिभाषा। कैसे, जरा के देखते हैं हम। वो सहज परिभाषा क्या है, तो लिखिएगा भैया, जिस माध्यम में सघनता ज्यादा होती है, या ऐसे लिखो, माध्यम की सघनता माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। बस एक ही लाइन, क्या लिखोगे, माध्यम की सघनता माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ना। तो चलो भाई बात कर ले हम, किसी माध्यम की सघनता उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है ना, और जिसे n से व्यक्त करते हैं। यहीं से देखो दो बातें नोट कर ले, यानी कि किसी माध्यम की सघनता उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाती है। तो जिसकी सघनता ज्यादा ना, जिसकी क्या भैया, यहां से नोट करना, जिसकी सघनता ज्यादा होगा तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, ज्यादा। यहां से आपको नोट करके रखना है। पहली बात क्या, पहली बात, जिसकी सघनता ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, यानी कि जिस माध्यम की सघनता ज्यादा होगी उस माध्यम का अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या है, इसी का बस जस्ट उल्टा कर दीजिए, जिसकी सघनता कम, जिसकी सघनता डेंसिटी कम होती है, जिसकी सघनता कम होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। यहां से आप ध्यान रखना है ना, ज्यादा, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिसकी सघनता कम होती है तो उसकी सघनता क्या होती है, कम होती है। जैसे बात कर लेते हैं हम, आपको बता देते हैं। हम लिखते हैं भैया वायु, वायु के बाद हम लिख देते हैं द्रव, वायु, द्रव का मतलब जल। द्रव में हम किसको लिखते हैं, वायु, जल। और जल के बाद फिर हम क्या लिख देते हैं भाई, कांच। कांच के बाद फिर हम लिख देते हैं हीरा। इन सभी का अपवर्तनांक क्या होता है, तो वायु में वायु की सघनता कम होती है तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। वायु की सघनता क्या होती है, कम होता है तो इसका अपवर्तनांक 1 होता है। और जल की सघनता इसकी अपेक्षा ज्यादा होती है तो इसका अपवर्तनांक 1.3 होता है। कांच की सघनता जल की अपेक्षा से ज्यादा होता है,
भाई कांच है, ठोस टाइप पे होगा ना, तो इसकी सघनता ज्यादा है, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5 हो जाता है। और अगर आपसे पूछे हीरा, तो हीरा की सघनता 2.4 होती है भैया। कितनी होती है? 2.4। तो अब जरा बताओ इनमें हीरे की सघनता कितनी 2.4 होती है, तो आप जरा बताओ इनमें सबसे ज्यादा सघनता किसकी है? तो आपको तुरंत कहोगे सर हीरे की सघनता सबसे ज्यादा है। तो अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा होगा? हीरे का। जिनकी सघनता जितनी ज्यादा होगी, सघनता ज्यादा तो अपवर्तनांक भी ज्यादा। तो वायु का अपवर्तनांक कितना? 1। इसकी सघनता कितनी? 1। द्रव, द्रव में छोड़ो, द्रव हटा देते हैं, जल लिखते हैं। जल की सघनता 1.3। कांच की सघनता 1.5, यानी कि कांच का अपवर्तनांक 1.5। ये सब सघनता है, जितनी ज्यादा सघनता होगी यन। यन का मतलब अपवर्तनांक, यन का मतलब क्या भाई? अपवर्तनांक। तो यन वायु का 1 है, जल का 1.3। अभी निकालना भी बताएंगे हम, ये कैसे निकालेंगे अपवर्तनांक। कांच का 1.5 और हीरे का कितना होगा भाई? 2.4। तो इनकी सघनता इतनी ज्यादा। तो आपसे पूछे सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो बात समझ गया किसका भाई? हीरे का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो वायु का। सबसे ज्यादा सघन कौन? हीरा। सबसे कम सघन वायु। तो यहां से आशा करता हूं कि ये आपको अपवर्तनांक बिल्कुल बहुत सहज सरल लगा होगा। तो चलिए आगे बात कर ले। ये अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है ना? यहां से मिटा, अच्छा इधर ही देखें। अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? यहां से नोट करके रखते हैं ना। चलिए देखिएगा, अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, इनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आओ, बड़ा सरल है। चलिए देखिएगा, अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए भैया, अपवर्तनांक प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। पहली बात, किस पे? प्रकाश की चाल पर। प्रकाश की चाल पर किस पे निर्भर करेगा? प्रकाश की चाल पर। ठीक है, अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है भैया? प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है अपवर्तनांक। यहां से आपको क्या करना है भाई? नोट करके रखना है। तो चलिए भाई, हम बात कर लेते हैं अब, अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है ना? अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहां से लिखना शुरू करते हैं हम। देखना, चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं हम अपवर्तनांक पर। किस पे भैया? हम बात कर लेते हैं अपवर्तनांक पर। कांच के स्लैब पर प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया? चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं अभी तक के, वहां से जाके सभी वीडियो को देखें। और क्या कर लें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ये निवेदन आप स्वीकार करें। चलो भाई, क्या है अपवर्तनांक? आपको बताया, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं? यन से डिनोट करते हैं, ये भी बता दिया गया। और इसमें अगर आपसे पूछे वायु में यन का मान कितना होता है, जल में कितना होता है, कांच में कितना होता है, और फिर क्या भैया हीरा हम लोगों ने लिखा ना, ये लिखा था 1, 1.3, 1.5, और ये कितना है भाई? तो हीरे की बात कर लेते हैं तो 2.4 इसका अपवर्तनांक। यहाँ से इसे हमने अभी लिखा था, यहाँ तक देखा था, बस समझ गए। तो आगे बात करते हैं हम कि अपवर्तनांक क्या है। बड़ी सहज और सरल भाषा में आपको बता दूं मैं कि अपवर्तनांक तो पढ़ ही लिया क्या है कैसे है। आगे बात कर लीजिएगा, अपवर्तनांक किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, या अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमेशा याद रखना
अपवर्तनांक के 3 कारक होते हैं। कितने कारक भैया? 3 कारक, यानी कि 3 बात पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। इनमें पहला क्या है? तो पहला है माध्यम। माध्यम पर अपवर्तनांक किस पे निर्भर करता है? तो पहला जवाब आपका होना चाहिए माध्यम पर। वो माध्यम चाहे ठोस की स्थिति में हो, चाहे द्रव की स्थिति में हो, चाहे गैस के फॉर्म में हो। ठोस का मतलब चाहे वो हीरा हो या कांच, ठोस है। द्रव का फॉर्म मतलब जल हो, लिक्विड फॉर्म कोई भी हो सकता है। गैस का मतलब वायु हो, निर्वात हो। यहां से हमें लेना है इन सभी कॉन्सेप्ट को। तो आगे बात करें हम, दूसरी माध्यम किस पे निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है। किस पे भैया? ताप पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है। कैसे, जरा समझना आप अगर, और याद रखिएगा अपवर्तनांक ताप के, अपवर्तनांक जो है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सन प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से इसे हमें नोट करके रखना है। ताप क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? 1/n के। मतलब क्या है कि जब उल्टा होगा मामला, तो अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो घट जाएगा अपवर्तनांक, और जैसे ही आप क्या करेंगे भाई, जैसे ही आप ताप को घटा देंगे तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होने का लक्षण है। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो एक को घटाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा घटाओगे तो पहला बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही समानुपाती लिखा गया है, तो समानुपाती का मतलब है कि आप एक को बढ़ाएंगे तो अगला भी बढ़ेगा। जैसे अगर ये समानुपाती होता, टेम्परेचर समानुपाती होता किसके भाई? अपवर्तनांक के। तो टेम्परेचर आप बढ़ाते तो अपवर्तनांक भी बढ़ जाता, टेम्परेचर को आप घटाते तो अपवर्तनांक भी घट जाता। यहां से हम ले लेते हैं इनको। लेकिन ध्यान रखना कि ताप पर निर्भर करता है, ठीक, ये तो सही बात है कि अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है, पर ये कैसा होता है? ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक। तो ताप बढ़ाएंगे, जैसे कहने का मतलब सीधी बात समझ लो, आप इस कमरे में बैठे हो, आप एक कमरे में, उस कमरे में 20-25 लोग बैठे हो आप, और कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। अब जब 20-25 लोग आप बैठे हो तो वहां पे सघनता ज्यादा है। बिल्कुल सही समझ गए आप, यानी कि सघनता जहां ज्यादा तो अपवर्तनांक भी वहां पे क्या होगा? ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ा दिया गया कमरे का, जैसे ही टेम्परेचर गर्मी ज्यादा लगने लगी तो धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर निकल गए लोग। तो फिर जैसे ही जो कमरे से लोग बाहर निकल गए तो वो एरिया क्या हो गया? खाली। यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक घट जाएगा, सघनता खत्म हो जाएगी। और जैसे ही आपने क्या कर दिया, एसी को 28 सेंटीग्रेड पर आपने 28 मिनिमम पर चालू कर दिया, तो कमरा ठंडा, तो लोग फिर धीरे धीरे वहां पे आ जाएंगे। मतलब आपने तापमान को घटा दिया तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, सघनता बढ़ता चला जाएगा। जिसकी सघनता ज्यादा तो अपवर्तनांक ज्यादा, और जिनकी सघनता कम तो अपवर्तनांक कम। यहां से नोट करके रखते हैं हम। तीसरी बात क्या है? ये भाई क्या करती है? प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। प्रकाश के रंगों पर निर्भर करने का मतलब, जब हम पढ़ेंगे वर्ड विक्षेपण तो वहां से समझेंगे हम इनके बारे में। लेकिन फिर भी आप एक चीज समझ के चलो कि सबसे पहले जो रेड, फिर क्या होता है भाई? वायलेट, जिसे आप वैगनी, यानी कि लाल रंग, और फिर वैगनी रंग। तो यहां से 2 नोट करके रखो। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य तो होता है ज्यादा, तो अपवर्तनांक क्या होगा? और फिर वैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? तो जरा बताना हमें, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है भाई? तो लाल रंग का अपवर्तनांक होगा कम, और वैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा। क्यों? तो यहां से आप नोट रखना हमेशा, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा भाई? कम, और ज्यादा किसका होगा? बैगनी रंग का
बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। यहां से आप नोट करके आपको रखना है ना। तो रंगों पर भी डिपेंड करता है अपवर्तनांक, तो यहां से आप नोट कर, क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होता है, ये बहुत जल्दी विक्षेपित होता है। जरा समझो ऐसे, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश आता है तो यहाँ पे जाएगा, फिर इसके बाद ये टूटना शुरू हो जाता है, ये 7 रंगों में टूटता है। तो सबसे निचला ये बैगनी रंग होता है और सबसे ऊपर जो होता है भाई 1 2 3 4 5 बैनियाफनाला, बैनियाफनाला, और ऊपर सबसे क्या होता है रेड। तो ये कम झुक रहा है लेकिन ये सबसे ज्यादा झुका होता है, तो यानी कि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम। यहाँ से ये प्रश्न आपको नोट करके रखने हैं। तो आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया। इनके बारे में जब हम प्रिज्म का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको विश्लेषण देंगे, हम सटीक जानकारी देंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या ख्याल रखना है कि अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 3 बातों पर, 3 कारक। पहला माध्यम पर, वो ठोस द्रव गैस चाहे जैसा हो। दूसरा ताप पर निर्भर करता है और तीसरा प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। तो आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लें, आगे बात करें भाई हम, तो चलिए आगे अगर हम बात कर लें, ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है और कैसे निकालते हैं हम अपवर्तनांक, कैसे ज्ञात करेंगे ना। आपके सामने लिखा हूं, चलो देखो आता कैसे है अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहां से हम चर्चा करते हैं भाई कि अपवर्तनांक अगर हम निकालेंगे तो आएगा कैसे। चलिए बात कर लें। एक भी चीज ध्यान रखना, यहां से मान लो एक हमारा माध्यम है, अच्छा सीधे कर दे ज्यादा ठीक होगा। ये प्रकाश किरण जाना था ऐसे, ये हमने एक अविलंब खींचा, यहाँ पे लिख दिया भैया वायु और यहाँ पे लिख दिया कांच। क्या लिख दिया, कांच लिख दिया ना। तो अब आप सघन और विरल तो समझ ही गए होंगे, अब ये अविलंब के पास होकर जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो सापेक्ष पूछा जाएगा, किसके, वायु के सापेक्ष, यानी कि जो ऊपर होगा उसी के सापेक्ष पूछा जाएगा। और हमेशा ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा तो वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा भाई, कांच का। तो हमेशा जब भी अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो आपको ये जो नीचे वाला माध्यम होगा इसी का अपवर्तनांक आपसे पूछा जाएगा। तो जब इसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे तो वायु कांच के सापेक्ष ना, वायु कांच के सापेक्ष। हमेशा याद रखना जब सापेक्ष लगेगा तो इसी नीचे वाले माध्यम पे ही लगेगा, वायु हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा जहां, ठीक है। हमेशा कंडीशन डिपेंड करेगी कि किन के बात है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे लिख दिया गया भाई द्रव और यहाँ पे लिख दिया गया कांच ना, तो ये सापेक्ष हमेशा नीचे वाला माध्यम ही बनेगा, इसको ध्यान रखना, जो पहले लिखा होगा वो नहीं बनेगा। तो वायु में किसके सापेक्ष हमें बताना है, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। तो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक किससे डिनोट करते हो भैया, यन से। तो क्या हो जाएगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, लिखोगे भैया प्रकाश की चाल वायु में बटे प्रकाश की चाल कांच में ना। किसके सापेक्ष पूछा, तो यहां पे आप एक फॉर्मूला लगाते हो भैया, वायु मतलब एयर, यन ग्लास, ये हो गया ना। वायु कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसे डिनोट करते हैं C बाई V से। C मतलब प्रकाश की चाल, V मतलब प्रकाश की चाल में, प्रकाश की चाल कांच में कितनी है और प्रकाश की चाल वायु में कितनी है। तो C अपान V, प्रकाश की चाल कांच में क्या है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। तो जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब जरा देखो एक प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बनेगा, आपको पता है ना कि प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है,
हमें अपवर्तनांक किसका निकालना है? तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है। किसका निकालना है? कांच का। तो जब कांच का आपको अपवर्तनांक निकालना है, क्या निकालना है भैया? कांच का अपवर्तनांक निकालना है। जिसके सापेक्ष पूछेगा उसी का अपवर्तनांक निकालना है। तो आपको कांच का अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भैया? n बराबर सी बाई वी। तो सी मतलब प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड कैंसिल, 10⁸ 10⁸ कैंसिल। तो क्या बचेगा? n बराबर 3/2। तो जब आप काटोगे तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आया भैया 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना? कांच का अपवर्तनांक कितना भाई? तो कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो यहां से आप नोट कर सकते हो 1.5। और एक बात ध्यान रखना, अपवर्तनांक जो होता है ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है भैया? यूनिटलेस। मतलब यूनिटलेस का मतलब है कि मात्रक विहीन। अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है, साथ साथ अपवर्तनांक क्या होता है भैया? बीमाहीन होता है। ना तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है और ना ही अपवर्तनांक का कोई बीमा होती है। यहां से आप इसे ध्यान रखना। तो आपसे पूछेगा अपवर्तनांक बीमाहीन है, ना तो इसका मात्रक है। अपवर्तनांक 3 बातों पर निर्भर करती है: माध्यम, ताप, प्रकाश में रंगों की प्रवृत्ति जो होती है। तो यहां से इसे आपको नोट करके रखें। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा तो नीचे वाला माध्यम ही सापेक्ष माना जाएगा। तो चलिए, आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपको जल का भी निकाल सकते हो ऐसे करके, हीरे का भी अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि हीरे की चाल प्रकाश में कितनी होती है। तो ये आपको पता हो तो आप फटा मतलब वो प्रश्न में देगा आपको, यहाँ से नोट करके रखिए। चलिए एक प्रश्न हम देते हैं, एक प्रश्न लिखते हैं हम आपके सामने और आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है ना। तो जरा समझ गए होंगे तो मामला आप उस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। क्या है उसका मामला, यहाँ से आप उत्तर दे लेंगे। जैसा कि प्रश्न जो है कह रहा, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है। तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। प्रश्न क्या है जरा देखना गौर से। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कितना भैया? मीटर प्रति सेकंड है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है। तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। 4/3 है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। सुनना जरा गौर से, बहुत इत्मीनान से समझ लेना इनको। कह रहा हवा में प्रकाश की चाल मतलब वायु में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। किसके सापेक्ष पूछा है? हवा के सापेक्ष पूछा है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। मतलब क्या भैया? n बराबर क्या रखना है आपको? c/v। और c का मतलब जहां पे आप जानते हैं c का मतलब क्या होता है? प्रकाश की चाल वायु में या प्रकाश की चाल हवा में। v का मतलब होता है प्रकाश की चाल कांच में। तो वहां पे जो असापेक्ष पूछा है तो क्या पूछा है? पानी। तो यहाँ पे आपको पानी रखना है, कांच नहीं रखना है। तो प्रकाश की चाल क्या पूछा भाई? पानी में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भैया? प्रकाश की चाल हवा में
बटे बटे प्रकाश की चाल। किसमें पूछा है आपसे? प्रकाश की चाल ज्ञात करना है किसमें? पानी में। तो बस यहीं से आपको ये नोट करके रखना है और कुछ करना नहीं है। तो आप प्रकाश की चाल जानते हैं कितनी है? यन का मतलब क्या दिया भैया? 4/3 दिया है इन्होंने। अपवर्तनांक यन का मतलब 4/3 दिया है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पता ही नहीं ना, प्रकाश में पानी की चाल नहीं पता, तो लिखो यहाँ पे प्रकाश की पानी में चाल। तो आशा है कि यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। बस यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो कर दो तिर्यक गुणा भाई। क्या कर देना है आपको? करना है तिर्यक गुणा। तो यहां से हम मिटाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जरा देखना क्या करना है भाई। तिर्यक गुणा कर देना, इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा हो जाएगा इनके साथ, यही तो होगा। तो जरा करो भाई। तो आप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भाई 4 प्रकाश की चाल पानी में बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझना, बराबर है तो इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा किया मैंने इनके साथ। तो प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल पानी में गुणे 4, तो 4 गुणे प्रकाश की चाल पानी में बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गुणे 3। यहां तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब 4 इधर क्या कर रहा है भाई? गुणा कर रहा है। बराबर किस तरफ जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो यहां से आप उठा लो क्या भाई? तो लिखो आप प्रकाश में पानी की चाल ना, प्रकाश की चाल पानी में कितनी थी? ये भी प्रकाश में पानी की चाल क्या, अच्छा सॉरी ये सेंटेंस गलत लिख दिया मैंने। यहां से क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल पानी में बराबर 3 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे क्या हो जाएगा भाई? 4 तो गुणा कर रहा था, यहां पे आके क्या करेगा? भाग। तो अब जरा देखो ना, कांच को हम क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। तो हम लिख लेते हैं भाई, कांच को हम जी से डिनोट करते हैं, ग्लास, ऐसे लिख लो आप। अच्छा नहीं, चलो लिखते चलते हो आप, तो इनको भी लिख के चलो आप। प्रकाश की चाल पानी में, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। 3 त्रिका कितना हो जाएगा भैया? 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे कितना? 4। तो 10⁸ मीटर प्रति सेकंड को वहीं पे छोड़ दो, आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। काटो इसे जरा। तो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, 1 बचेगा। तो 4 दूना 8, 2 बचेगा, दशमलव तो लग ही गया है 0। तो 4 पंचे 20 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लग जाएगा। तो अब आपको पता चल गया ना, प्रकाश की चाल पानी में कितनी है भैया? तो यहां से आप निकाल लिए ना, कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर नहीं समझ में आया तो भाग दे के देख लो, यहाँ पे 4 से भाग दो 9 में, तो 4 दूना 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ 0। तो 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पंचा 20। तो यहां से आ जाएगा। बात समझ गए? वही किया मैंने। तो अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे अपवर्तनांक से संबंधित, तो ये आप देख ही लिए। अब आपका मन कर रहा होगा, चलिए आप यही रख के आपको क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकाल लेना है। अब आप किसका अपवर्तनांक निकालोगे? तो कांच का अपवर्तनांक निकालो जरा, सॉरी पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.3 है।
तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्रश्न क्या था, हवा में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है, तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 हो, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो वही फार्मूला n बराबर C/V। तो जिनके सापेक्ष पूछेगा बस उन्हीं को बटे में करना, प्रकाश की चाल हवा हो निर्वात हो ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से आप लिख लिए। तो इसका मान अपवर्तनांक का मान 4/3, अपवर्तनांक n बराबर 4/3 बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद आपको क्या करना है भाई, इनका मान रख दीजिए। इनका मान तो दिया, ये दिया इनका मान, बाकी इनको नहीं। तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करने के बाद ये 4 गुणा कर रहा है, यहाँ के भाग करेगा भाई, भाग कर दीजिए, काटने के बाद आ गया। प्रकाश की चाल पानी में बहुत आसान है ना। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं यहाँ से, फिर बात करते हैं हम आगे। एक प्रश्न क्या भैया, वही प्रश्न है, कुछ नहीं। क्या भैया, पानी के सापेक्ष ना, इसके पानी के सापेक्ष यानी कि जल के सापेक्ष, चलो देखो मैंने ये दिया, चित्र से ही समझ लो आप, चित्र से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भैया वायु और यहाँ पे लिख दिया मैंने जल ना। अब हमेशा जल के सापेक्ष ही पूछा जाएगा प्रश्न, हमेशा मध्यम जो नीचे होगा उसी के सापेक्ष पूछा जाएगा। तो जल के सापेक्ष अगर पूछे ना, तो हवा में पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। तो जब भी आपसे पूछेगा भैया पानी का अपवर्तनांक, पानी का क्या पूछे, पानी का अपवर्तनांक, तो क्या करोगे आप, पानी का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने का फार्मूला n बराबर C/V। ये हमेशा C आप जानते रहना क्या होगा भाई, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वायु में बटे B का मतलब किसका अपवर्तनांक पूछा है, पानी का। तो यहां पे लिखो पानी में प्रकाश की चाल ना, या फिर क्या लिख सकते हो, प्रकाश की चाल पानी में। तो आपको n बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये तो आप जानते हो। अभी आपने क्या निकाला, अभी आपने निकाला पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी है भैया, 2.25 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अभी आपने निकाला, यहीं पे है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचा भाई n बराबर 3/2.25, यही तो बचा, 3/2.25 बचा। कितनी बार जाएगा, आप अगर काटोगे तो अभी तो ये एक बार तो चला ही जाएगा ना, एक बार जाएगा तभी 75 पैसा बचेगा। तो आप काट दोगे इसे, तो भाई एक बार तो जाएगा ही जाएगा। या फिर ऐसे नहीं काटो, जरा समझ लो फिर इसके बाद काटोगे, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, नहीं तो कहेंगे सर आप तो ऐसे काट दिए हमें समझ में नहीं आया। तो ये 3/2.25 है। चलो दशमलव आप हटा लो, तो 100 से गुणा कर दो आप। जब आप दशमलव हटाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूं अभी, जब आप दशमलव इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर अपने आप काट लोगे इसे। तो 3 गुणे 100 ऊपर भी होगा, 2.25 गुणे 100, तो हो जाएगा 300/225। अब तो सरल है, अब तो कट जाएगा ना भाई। तो आप कहोगे सर ये तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल सही। कहोगे कि सर बचेगा 75, कितना बचेगा, 75 बचेगा। दशमलव मैंने लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो 25 तिया कितना होगा, 75, 25 तिया 75, तो n बराबर कितना निकल के आया, 1.3 निकल के आया ना। तो हमने तो पहले ही लिखा ना भाई, जल का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, पानी या जल का अपवर्तनांक। आशा है कि अब आपको निकालना आ गया होगा, जिनके सापेक्ष पूछेगा उनको बटे में कर दीजिए, बात खत्म।
और प्रकाश में जिनका जो चाल है वो पहले बता दिया गया है, आपको वहां से याद रहे, बस रखो बटा करो। जब आपको बटे में दे दिया जाए या फिर दे दिया गया कि इनका अपवर्तनांक कितना, तो जहां अपवर्तनांक है वहां पे रखो। जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था 4/3 दिया था, तो n के स्थान पे 4/3 रखो। आशा है कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखलाएं जो देंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देंगे, मैं बार बार यही कहता हूँ। तो निवेदन, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें आप, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो टेलीग्राम चैनल पर ही होगी, है ना। तो नए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और क्या कर लें भाई, मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर ही करके देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मोड का मतलब आप जानते हैं, मतलब फुल स्क्रीन पे करके देखना है आपको। फुल स्क्रीन का मतलब होना है कि आप हमेशा वर्टिकल देखेंगे, ये इस तरह से ही मोबाइल को करके देखेंगे। तो यहाँ से आप ध्यान रखना, 36 नहीं, ठीक है। तो चलो, ये अपवर्तनांक का जो हमारा पूरा सिलसिला होता है, यहाँ तक आप आशा है कि आपको ये सभी कंटेंट समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।